वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडिया फिनलैंड रिलेशंस। टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया और फिनलैंड ने अपने बायलैटरल टाइज को स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप इन डिजिटलाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी में एलिवेट कर दिया है। इस विजिट की वजह से मल्टीपल एग्रीमेंट साइन हुए हैं और वो एग्रीमेंट्स जो हैं वो मोबिलिटी, इन्वायरमेंट, स्टैटिस्टिक्स और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में जो है वो एग्री किए गए हैं। तो आउटकम्स अगर हम देखें इंडिया फिनलैंड टॉक्स की, तो गोल किया गया है कि बायलैटरल ट्रेड को डबल किया जाएगा बाय 2030। एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा डिजिटलाइजेशन पर। एक जॉइंट टास्क फोर्स होगी जो 6G टेलीकम्युनिकेशंस पर। एनहेंस्ड स्टार्टअप इकोसिस्टम कनेक्टिविटी होगी दोनों कंट्रीज़ के बीच में। 3 और मेजर एग्रीमेंट साइन किए गए हैं माइग्रेशन और मोबिलिटी पर, इन्वायरमेंट कॉपरेशन पर, स्टैटिस्टिकल कॉपरेशन पर, कोलैबोरेशन पर, ताकि इकोनॉमिक एक्सचेंजेस जो हैं वो हो सके, नॉलेज ट्रांसफ़र हो सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आपस में हम कोलैबोरेट कर सकें उस पर। तो पार्टनरशिप फोकस कर रही है हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर्स पर, इंक्लूडिंग AI, 6G, टेलीकम्युनिकेशंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। और दोनों कंट्रीज़ ने एम किया है ट्रस्टवर्दी टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करने के लिए और रेजिलिएंट ग्लोबल डिजिटल इकोसिस्टम्स को बनाने के लिए। तो इंडिया और फिनलैंड जो है को होस्ट करेंगे वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इंडिया में, और कोऑपरेशन होगा क्लीन एनर्जी में, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़ में। फिनलैंड की जो एक्सपर्टीज़ है सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल्स में, वो इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ और क्लाइमेट कमिटमेंट के साथ अलाइन भी करती है। दोनों कंट्रीज़ ने एग्री किया है कि वो डीपन करेंगे कोलैबोरेशन या फिर कॉपरेशन को डिफेंस और सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज़ में। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा फॉर सप्लाई चेन रेजिलियंस एंड टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। तो अभी अगर हम देखें एग्जांपल्स इंडिया फिनलैंड कॉपरेशन के, तो फिनिश कंपनी नोकिया के नेटवर्क और मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है इंडिया में लोगों को कनेक्ट किया है, मिलियंस ऑफ इंडियंस को। इवन फिनिश आर्किटेक्ट्स ने रिसेंटली चेनाब रेल ब्रिज बनाने में बहुत हेल्प किया है। फिर कोलैबोरेशन चल रहा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में वर्ल्ड का फर्स्ट बैम्बू टू बायोएथेनॉल रिफाइनरी बनाने के लिए नुमालीगढ़ असम में। फिनलैंड जो है वो प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है इंडियन स्टूडेंट्स और स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए, और माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट जो है वो फैसिलिटेट करेगा लीगल माइग्रेशन और टैलेंट एक्सचेंज को। टीचर ट्रेनिंग में, स्कूल टू स्कूल पार्टनरशिप्स में कॉपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि फिनलैंड जो है वो वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है ग्लोबली रेप्यूटेड है। फिनलैंड एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया का नॉर्डिक और आर्कटिक रीजन में, और इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी के साथ जो है फिनलैंड की कोलैबोरेशन जो है वो हमारे लिए जो है वो अलाइन करेगी वेल। अगर हम बैकग्राउंड देखें तो फिनलैंड ने इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1949 में स्टैब्लिश किए थे, और दोनों कंट्रीज़ के बीच में लगभग यूरो 1.5 to 2 बिलियन डॉलर का एनुअल ट्रेड है, और लगभग 100 फिनिश कंपनीज इंडिया में ऑपरेट भी करती हैं। लेकिन चैलेंजेस ये हैं कि लिमिटेड डायरेक्ट कनेक्टिविटी है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। कोलैबोरेशन जो है वो उसको ग्लोबल कंपटीशन को भी जो है वो नेविगेट करना होगा, खासकर एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में। ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स भी जो हैं वो खासकर जो शिफ्टिंग अलाइंसेस चल रहे हैं उसमें भी जो है इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कॉपरेशन जो है वो अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मैरीटाइम लॉ एंड वॉरफेयर। टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक US सबमरीन ने टॉर्पीडो किया है ईरानियन वॉरशिप IRS डेना को ऑफ द कोस्ट ऑफ श्रीलंका। ये शिप जो है रिटर्न हो रही थी ईरान पर इंडिया के मिलान नेवल एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेट करने के बाद विशाखापट्टनम से। इसकी वजह से जो है वो 80 सेलर्स की डेथ हुई है, और ये US इसराइल और ईरान का जो कन्फ्लिक्ट है उसको वेस्ट एशिया से बढ़ाकर आगे इंडियन ओशन तक लेकर आ चुका है। तो इस इंसिडेंट से एक डिबेट स्पार्क हुई है इंडिया में ओवर मैरीटाइम सिक्योरिटी। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि शिप्स जो कि इंटरनेशनल वाटर्स में सेल कर रही हैं उसको दूसरी कंट्री जो है वो हॉस्टाइल एक्शन से नहीं बचा सकती। एक बार वो नेशन की टेरिटोरियल बाउंड्रीज को क्रॉस कर लेती है तो शिप्स हैं वो सब्जेक्ट होती हैं मेनली इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ एंड कन्वेंशन से। ठीक है, और जो कि गवर्न करता है कंडक्ट ड्यूरिंग नेवल कन्फ्लिक्ट्स। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ जो है UN क्लॉज उससे गवर्न होता है, लेकिन US इसका पार्टी ही नहीं है। ठीक है, UN क्लॉज और वैसे भी जो है वो पीस टाइम मैरीटाइम गवर्नेंस को से डील करता है, जो कंडक्ट ऑफ पार्टीज ड्यूरिंग आर्म्ड कन्फ्लिक्ट को रेगुलेट नहीं करता है। ड्यूरिंग कन्फ्लिक्ट जो लॉ ऑफ नेवल वॉरफेयर हैं वो अलॉन्गसाइड UN क्लॉज जो है वो ऑपरेट करते हैं, और इन रूल्स के मुताबिक वॉरशिप्स जो अगर बेलिजरेंट स्टेट की उसको जो अगर कोई बेलिजरेंट स्टेट की है तो उसको लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट माना जा सकता है, रिगार्डलेस वो डायरेक्टली एंगेज्ड हैं कॉम्बैट में या नहीं। UN चार्टर में अगर हम देखें तो आर्टिकल 51 कहता है कि स्टेट्स जो है वो सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर सकती हैं अगर उनको आर्म्ड अटैक फेस कर रही हैं। मिलिट्री एक्शन जो है वो UN सिक्योरिटी काउंसिल भी ऑथराइज कर सकती है, लेकिन इस इस अप्रूवल के लिए
मेजॉरिटी वोट चाहिए होगा और कोई वीटो नहीं चाहिए होती है, ठीक है। ईरानियन वॉरशिप जो है वो सैंक्शनड थी ऑलरेडी यूएस ट्रेजरी द्वारा फरवरी 2023 से, क्योंकि ईरान जो है वो यूएवी सप्लाई कर रहा था रशिया को इस शिप के थ्रू। ये सैंक्शंस जो है इससे जो है वो इस शिप को पार्टिसिपेट करने से नहीं रोका गया पीस टाइम मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेज में। और ये वॉरशिप जो है वो बेसिक डिफेंस वेपन्स से ही जो है वो इक्विप्ड थी उस टाइम पर, क्योंकि उसने फ्रेंडली जो है ये नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करना था। अब एक्सपर्ट्स का व्यू उस पर को जो है वो अलग अलग है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोई भी डिफाइंड वॉर जोन्स नहीं है मैरीटाइम डोमेन में। अटैक हुआ है श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, जिसकी वजह से जो है वो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो श्रीलंका आसानी से कर पाया। क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि एक फॉरेन वॉरशिप को हाई सीज में अटैक करना एक जनरली अनलॉफुल है जब तक सेल्फ डिफेंस का उसमें एलिमेंट ना हो। एनालिस्ट का ये भी कहना है कि अटैक जो है वो मेजर एस्केलेशन है यूएस इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रायसीना डायलॉग 2026। ये टॉपिक भी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने 11th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया है। ये इंडिया का फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पर। मॉडल्ड है ऑन द लाइन ऑफ म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस एंड सिंगापुर शंग्रीला डायलॉग। एनुअली होता है ये सिंस 2016 न्यू दिल्ली में। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर इसको होस्ट करती है। जो रायसीना डायलॉग है 11th एडिशन था ये डायलॉग का। इसका थीम है संस्कार, असर्शन, अकोमोडेशन, एडवांसमेंट, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मूनशॉट प्रोजेक्ट। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने एक मूनशॉट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो कि डेवलप करेगा ब्रेन को प्रोसेसर्स जो कि कंबाइन करेंगे न्यूरोमॉर्फिक हार्डवेयर और एआई एल्गोरिदम्स को एनहांस या फिर रीस्टोर करने के लिए ब्रेन फंक्शन को। ये प्रोजेक्ट एम किया गया है कि एआई पावर्ड क्लोज्ड लूप डिवाइस बनाएगा जो कि हेल्प करेंगे रीस्टोर करने में स्मूथ और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स। ये इवॉल्व हुआ एक पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू जो कि आईआईएससी के ब्रेन कंप्यूटेशन एंड डेटा साइंस इनिशिएटिव द्वारा सीड किया गया था और ये फंडेड है बाय प्रतीक्षा ट्रस्ट। ऑब्जेक्टिव है कि इम्प्लांटेबल और नॉन इन्वेजिव ब्रेन को प्रोसेसर्स बनाए जाएं इसमें। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ब्रेन को प्रोसेसर बनाया जाएगा जो रीस्टोर करेगा कॉम्प्लेक्स सेंसरी मोटर फंक्शन आफ्टर अ स्ट्रोक। तो जो ये को प्रोसेसर्स हैं ये कॉग्निटिव रिहेबिलिटेशन करेंगे स्ट्रोक सर्वाइवर्स की, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं शरावती पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ने नोटिस इशू किया है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स को पीआईएल पिटीशन पर, जिसने क्वेश्चन किया था लीगैलिटी ऑफ अप्रूवल जो कि ग्रांट किया गया है स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ द्वारा फॉर शरावती प्रोजेक्ट। तो ये जो शरावती का जो पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है शरावती रिवर पर है ऑफकोर्स शिवामोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में। इसका एम है कि 2000 मेगावाट ऑफ पावर जनरेट करे। इसको कर्नाटका पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने डेवलप किया है, डेवलप कर रही है इसको इनफैक्ट। और एक पम्प स्टोरेज पावर प्लांट बनाया जाएगा 2 एग्जिस्टिंग रिजर्वायर्स के बीच में, तलाकले डैम और गेरुसोपा डैम के बीच में। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो यूटिलाइज करेगा रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को, रिड्यूस करेगा कार्बन एमिशंस को और इवन ये बेंगलुरु को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी देगा। ये प्रोजेक्ट फॉल करता है इको सेंसिटिव जोन ऑफ शरावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अब शरावती रिवर क्या है? फ्लो करती है थ्रू कर्नाटका। ये वन ऑफ द फ्यू रिवर्स है जो वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है, वेस्टर्न घाट्स में राइज होती है और अरेबियन सी में एम्प्टी होती है और ये जॉग फॉल्स भी बनाती है जो वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल्स है इंडिया में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गोलिस्तान प्लेस, पैलेस। ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ईरान की कैपिटल पर तेहरान पर रिसेंटली जो है अटैक हुए हैं सिग्निफिकेंट, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है इंक्लूडिंग टू द गोलिस्तान पैलेस जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये तेहरान में लोकेटेड है। इसको जो है अदरवाइज रोज़ गार्डन पैलेस भी कहते हैं। 16th सेंचुरी से ये बनाई गई है और इसका ये क्रूशल पार्ट है पर्शियन रॉयल हेरिटेज का। और इसको ओरिजिनली जो है एक एज अ सिटाडेल बनाया गया था सफ़ाविद रूलर्स के लिए, लेकिन बाद में ये कजर फैमिली जो थी और फिर बाद में पहलवी डायनेस्टी के लिए जो है ये सीट ऑफ द गवर्नमेंट बन गई और जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी ये एक को स्टेटस मिला हुआ है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं शाहिद ड्रोन्स। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएस ने सीरियस कंसर्न्स रेज किए हैं अबाउट कैपेबिलिटीज़ ऑफ ईरान शाहिद अटैक ड्रोन्स। ये ड्रोन्स लो कॉस्ट वन वे अटैक यूएवीज हैं जो ईरान ने बनाए हैं।
बेसिकली कैमिकाजे ड्रोन्स हैं या सुसाइड ड्रोन्स हैं। ये गाइडेड मिसाइल्स की तरह काम करते हैं जो एक प्री डेजिग्नेटेड टारगेट की तरफ जाते हैं और वहाँ पर एक्सप्लोड हो जाते हैं। लो कॉस्ट लो ऑल्टीट्यूड फ्लाइट प्रोफाइल रखते हैं, सेल्फ सेक्रीफिशियल नेचर होता है इनका। बेसिकली पुअर मैंस क्रूज मिसाइल भी इनको कहा जाता है इसलिए। तो बहुत सारे जो है शाही ड्रोन्स जो हैं वो लॉन्च किए जाते हैं जो कि ओवरवेलम कर देते हैं एयर डिफेंस को किसी कंट्री के, और मल्टीपल डायरेक्शन से उस अटैक किया जाता है। अब इनकी रेंज भी बहुत ज़्यादा है। शाहिद 131 की रेंज 700 to 900 किलोमीटर्स है। शाहिद 136 की रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर के बीच में है। तो इसको स्टेटिक रेल माउंट्स या फिर व्हीकल से लॉन्च किया जा सकता है। तो ये प्री प्रोग्राम्ड होते हैं इनको कोऑर्डिनेट्स के साथ, और ये वहीं पर जाकर जो है वो सुसाइड कर लेते हैं जहाँ पर इनको अटैक करना होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जीपीएस स्पूफिंग। ये भी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको ये ऑब्जर्व किया गया है कि जीपीएस स्पूफिंग जो है ये एक डिजिटल फॉग ऑफ वॉर क्रिएट कर रहा है एयरक्राफ्ट्स के लिए जो कि यूएई और ईरान के आसपास फ्लाई कर रहे हैं। तो जीपीएस स्पूफिंग क्या होता है, जिसको हम जीपीएस सिमुलेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मैनिपुलेट या ट्रिक किया जाता है एक जीपीएस रिसीवर को फॉल्स जीपीएस सिग्नल्स देकर। तो नेविगेशन डेटा जो है वो मेलिशियस इंटेंट के साथ देकर उनको मैनिपुलेट किया जाता है। एयरक्राफ्ट का जो नेविगेशन सिस्टम है वो पिकअप करता है इन काउंटरफीट सिग्नल्स को। एम ये रहता है कि टारगेट जो है फॉल्स नेविगेशन इन्फॉर्मेशन पर एक्ट करे, और ये फेक सिग्नल्स जो है ओवरराइड करते हैं जेन्युइन सैटेलाइट सिग्नल्स को यूजिंग स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसमें होता क्या है कि एक फेक सिग्नल जो है एयरक्राफ्ट को दिया जाता है, और फिर जो है पायलट को जो है फेक सिग्नल्स के थ्रू एक कम्प्लीटली फॉल्स लोकेशन जो है वो शो होती है। ठीक है। स्पूफिंग बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होती है कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में, मिलिट्री एक्शन के टाइम पर या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के टाइम पर। ठीक है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is India-Finland relations. This topic is important for our international relations topic. So India and Finland have elevated their bilateral ties to a strategic partnership in digitalization and sustainability during the visit of Finnish president to New Delhi. This visit has resulted in multiple agreements covering mobility, environment, statistics, and emerging technologies. So the key outcomes of the talks include the goal to double bilateral trade by 2030, establishment of a joint working group on digitalization, formation of a joint task force on 6G technologies, enhanced startup ecosystem connectivity between the two sides. 3 key agreements were signed in the areas of migration and mobility, environment cooperation, and statistical collaboration. So the partnership is focusing on high technology sectors like AI, 6G, quantum computing, digital infrastructure, and the aim is to promote trustworthy technologies. So India and Finland will be co-hosting the World Circular Economy Forum also in India, and cooperation in clean energy, environmental protection, and sustainable technologies will be expanded. Finland's expertise in circular economy models aligns with India's sustainable development goals and climate commitments. Both nations have also agreed to deepen cooperation in defense and security technologies, space cooperation, semiconductors, and critical mineral supply chain. This is important for supply chain resilience and technological self-reliance also. Finnish company Nokia's networks and mobile technology have connected millions in India. Finnish architects have contributed to the construction of Chenab Rail Bridge, the world's highest railway bridge, and collaboration has helped to establish world's largest bamboo to bioethanol refinery in Numaligarh, Assam. Finland is emerging as a preferred destination for Indian students and skilled professionals. Therefore, migration and mobility agreement will facilitate legal migration and talent exchange. There is cooperation in teacher training because Finland is globally reputed. Finland has globally reputed education system. Finland is an important partner for India in the Nordic and Arctic region. Finland established diplomatic relations with India in 1949, and the current bilateral trade is between 1.5 to $2 billion annually. Over 100 Finnish companies are operating in India, but there are challenges as well, like trade is very modest compared to the potential. Limited direct connectivity is there. There is ongoing global conflicts, which is leading to shifting alliances, and this may affect economic and security cooperation. Okay. So the next topic is maritime law and warfare. This topic is important for international relations. So a US submarine torpedoed Iranian warship Iris Dana off the coast of Sri Lanka. This ship was returning after participating in the International Fleet Review and Milan naval exercise hosted by India near Vishakhapatnam. This attack resulted in the death of at least 80 sailors
and expanded the US Israel Iran conflict beyond West Asia into the Indian Ocean region. This incident has also sparked a debate in India over maritime security. Experts have noted that ships sailing in international waters cannot be protected by another country from hostile action. Ships are mainly, once they are outside nations' territorial boundaries, ships are subject mainly to the international maritime law and conventions. The first one that comes to the mind is the UN clause, but of course, US is not a signatory to it. UN clause primarily deals with peacetime maritime governance, and it does not clearly regulate the conduct of parties during armed conflicts. During conflicts, the laws of naval warfare operate alongside UN clause. Under these rules, warships belonging to a belligerent state can be considered legitimate targets, regardless of whether they are directly engaged in combat. UN Charter regulates the use of force in international waters. Article 51 allows states to act in self-defense. Military action can also be authorized by UN Security Council. Okay, so this Iranian warship was sanctioned by US Treasury already in February 2023 due to their supply of UAVs to Russia through this ship. These sanctions did not prevent the ship from participating in peacetime multilateral naval exercises. And this warship, because it was participating in a friendly naval exercise, it was equipped with basic defensive weapon systems. So experts are saying that there are no defined war zones in the maritime domain. The attack happened in Sri Lanka's exclusive economic zone, so this proximity allowed authorities to begin search and rescue operations quickly. Critics, however, argued that attacking a foreign warship on the high seas is generally unlawful unless justified as self-defense. Analysts have described the attack as a major escalation in the US-Israel-Iran conflict. So the next topic is Raisena Dialogue 2026. This topic is important for your international relations. So Prime Minister has recently inaugurated the 11th edition of Raisena Dialogue in New Delhi. This is India's flagship conference on geopolitics and geoeconomics. It is modeled on the lines of Munich Security Conference and Singapore's Shangri-La Dialogue. So it is held annually since 2016 in New Delhi, and the conference is hosted by Observer Research Foundation in collaboration with the MEA. So this is the 11th edition, and this year's theme is Sanskar, Assertion, Accommodation and Advancement. So the next topic is Moonshot Project. This topic is important for your science and tech section. So the IISc has launched a Moonshot project. The aim is to develop brain coprocessors which combine neuromorphic hardware and AI algorithms to enhance or restore brain function. The project aims to build an AI-empowered closed-loop device which will help restore smooth coordinated movement. This project has evolved from a pilot project seeded by IISc's Brain Computation and Data Science Initiative. It is being funded by the Pratiksha Trust. The aim is to develop both implantable and non-invasive brain coprocessors, okay, which can decode brain activity from neural recordings. So this will lay the foundation of a first of its kind brain coprocessor which would restore complex sensory motor function after a stroke. The coprocessors will be deployed towards cognitive rehabilitation of stroke survivors. So the next topic is Sharavati Pumped Storage Hydroelectric Project. This topic is important for our environment section. So High Court of Karnataka has recently ordered an issue of notice to the centre and state governments on a PIL petition, which had questioned the legality of approval granted by the State Wildlife Board and National Board for Wildlife for the Sharavati PSHP. Okay. So this project is a proposed project of a pumped storage this is a pumped storage hydroelectric project proposed on the Sharavati River in Shivamoga district of Karnataka. The aim is to generate 2000 megawatt of power. It is being developed by Karnataka Power Corporation Limited. The project involves building a pumped storage power plant between the two existing reservoirs, that is Talakale Dam and Garusopa Dam. The aim is to utilize renewable energy sources and reduce carbon emissions. It will also supply drinking water to Bengaluru. Okay, the project falls within the eco-sensitive zone of the Sharavati Wildlife Sanctuary. So what is Sharavati River? It flows through Karnataka. It flows in the west direction. It is one of the few rivers in India which flows in the west direction. It rises in the Western Ghats and it empties into the Arabian Sea, and it forms the Jog Falls, which is one of the highest waterfalls in India. So the next topic is Golistan Palace. This topic is important for your art and culture section. So Iran's capital Tehran was recently hit with the missiles by US and Israel, and it has suffered significant structural damage, including the historic Golistan Palace, which is a UNESCO World Heritage Site. So Golistan Palace is located in the capital of Iran, and it is also known as Rose Garden Palace.
It dates back to the 16th century and it is a crucial part of Prussian royal heritage. So originally it was built as a citadel for Safavid rulers, but it became the seat of government for the Qajar family, which came into power in 1779, and it is also a UNESCO World Heritage Site status. So the next topic is Shahid drones. This topic is important for your security section. US has recently raised serious concerns about the capabilities of Iran's Shahid attack drones. So these are low-cost one-way attack UAVs developed by Iran. They are basically kamikaze drones or suicide drones. They are guided missiles which fly towards a pre-designated target and they explode on impact. They are low cost, low altitude. They maintain low cost, low altitude flight profile, and they have self-sacrificial nature. Therefore, they are also labeled as poor man's cruise missile. Once, because they are produced in large numbers, the swarms of Shahed drones can overwhelm air defenses. Okay, so they have a range of 700 to 900 kilometers, and also the 136 version has a range of 2000 to 2500 kilometers. They can be launched from both static rail mounts as well as vehicles, and they use a combination of GPS, GLONASS, and inertial navigation system, and they are often pre-programmed with coordinates before the launch. So the next topic is GPS spoofing. This topic is important for your security section. So recently it was observed that GPS spoofing is creating a digital fog of war for aircraft flying near UAE and Iran. So it is also known as GPS simulation. It is refers to the practice of manipulating or tricking a GPS receiver by broadcasting false GPS signals. It involves manipulating navigation data with malicious intent. The aircraft navigation system picks up these counterfeit signals, and these fake signals override the general satellite signals. So this shows the pilot a completely false location. Okay, so this GPS spoofing is often used in conflict zones and even during electronic warfares. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.